Assalamu alaikum. This is Zunaira Shudavan from HN Media. Currently, I am seeking education from University of Home Economics and I am studying food and nutrition from there. With that, I am a social worker and a public speaker. Today, we have with us Miss Maria Nadeem. She is a registered dietitian and a clinical nutritionist. And she has also worked as a community nutritionist in different schools. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके पास एंड हमारा जो मेन एम है दैट इज़ टू रेज अवेयरनेस। सो हम आज आपसे खाने से रिलेटेड सवाल करेंगे। मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं उनको कौन सी चीज़ जो है वो खानी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? ओके, यूरिक एसिड पेशेंट्स की डाइट के अंदर हमने प्योरीन्स को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि बहुत सारी खुराक पे ऐसी चीज़ें हम खा रहे होते हैं जिनके एंड प्रोडक्ट्स प्योरीन्स की फॉर्म में इनके जॉइंट्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको दर्द का भी सामना करना पड़ता है। तो इन ग़ज़ाओं में हमारे पास सबसे पहले रेड मीट, बीफ, मटन वगैरह आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम उन्हें कम से कम करते हैं। लीन मीट यानी कि मछली का इस्तेमाल, अंडे की सफ़ेदी और चिकन का इस्तेमाल उनको एतदाल में रहकर दिया जा रहा होता है। इसके अलावा हरे पत्ते वाली सब्जियां जिनमें मेथी है, पालक है, सरसों का साग है, जो हमारे पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में हमारी डिशेस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका इस्तेमाल हम उनको कम से कम कर देते हैं। दाल माश, चने की दाल, मटर, इनका इस्तेमाल जो है उनको रोक दिया जाता है। और जब उनकी दर्द में कमी आ जाए और उनके यूरिक एसिड लेवल्स बेहतर हो जाते हैं तो इनको हम एतदाल में उनकी डाइट के अंदर शामिल कर देते हैं। और इसके अलावा जो फ्रूट्स उनके लिए अच्छे होते हैं, यूरिक एसिड पेशेंट्स के दर्दों के लिए भी अच्छे होते हैं और उनके लेवल्स को लोअर करने में हेल्प करते हैं, उनमें चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ की जितनी भी फैमिली है, जामन, फालसा, इनका इस्तेमाल इनके लिए बहुत अच्छा होता है। जी मैम तो मेरा अगला सवाल ये है कि जो हमारे पास डायबिटीज़ के या शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या चीज़ लेनी चाहिए और वो किस मिकदार में मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं? शुगर के मरीज़ों की हमें बड़ा क्रिटिकल वे में उनकी डाइट प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने फूड्स का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसको देखना होता है कि कोई भी खाने की चीज़ जब वो ले रहे हैं तो उसने कहीं ना कहीं शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स को रिलीज़ करना है बॉडी में, तो वो किस मुनासिबत से उसको रिलीज़ करेगा। तो स्टार्च जो है खाने में उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें जो हमारा स्टेपल फूड रोटी चावल है, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चक्की के आटे की रोटी या मल्टीग्रेन फ्लावर की रोटी इनको रिकमेंड किया जाती है। सफ़ेद आटे की रोटी और सफ़ेद चावल और सफ़ेद चीनी से बनी हुई तमाम अशियाँ जो हैं उनको हम रोक देते हैं, क्योंकि सफ़ेद चीनी हो, गुड़ हो, शक्कर हो या शहद हो, इससे बनी हुई कोई भी चीज़ होगी उनकी शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करेगी। तो हम मीठा जब उनको रिकमेंड करते हैं तो प्लांट शुगर बेस्ड अगर मीठा बन जाए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि कुछ शुगर पेशेंट्स का शुगर लेवल काफ़ी लो हो जाता है तो खजूर बेस्ड कुछ डिज़र्ट्स होते हैं जो वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक उनको एज अ स्वीट ट्रीट हम दे सकते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग उनके डाइट प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया मैम। टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19, तो इस सिचुएशन में क्या डाइटिंग करनी चाहिए? और जैसे कि हमें पता है कि डाइटिंग से आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है और इस सिचुएशन को देखें तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो मैम आपका इस पे क्या? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आई डोंट नो कि हमारे यहाँ हर एक का डाइटिंग को लेके एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन चुका है कि व्हाट इज़ टर्म्ड एज डाइटिंग। तो एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वी आर नेवर इन अ फेवर ऑफ डू डाइटिंग सच काइंड ऑफ अ थिंग्स। उसमें ये है कि वी ऑलवेज इनकरेज कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू ही अपना वज़न कम करो। बैलेंस डाइट को लेते हुए भी हमारा वज़न कम हो सकता है। जो लोग फैट डाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो वाली डाइट जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स उस मुनासबत से नहीं है जिस मुनासबत से हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो जब वो मुनासबत से नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी ऑब्वियसली डेफिशिएंसीज होंगी, कमी हो जाएगी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की। और जब यही कमी होगी तो इसकी वजह से सबसे पहले हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो असरअंदाज होगी।
तो डाइटिंग जो है बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बैलेंस डाइट ली जाए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो, उससे भी वज़न कम किया जा सकता है। ठीक हो गया। मैम, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है, सबसे अच्छा फूड जो आप खुद रिकमेंड करती हो अपने भी पेशेंट्स को, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को डैश डाइट जो है रिकमेंड करते हैं। डैश डाइट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हम सोडियम को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि उनकी डाइट के अंदर सोडियम हिडन सोर्सेज से अनहिडन सोर्सेज से किस तरह आ रही है। और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारा टेबल सॉल्ट जो है वो आ गया, जैसे कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो ऊपर नमक का छिड़काव करते हैं। बॉइल्ड एग भी लेंगे तो नमक डालेंगे, हम आटा भी गूंथते हैं तो उसमें भी हम नमक डाल देते हैं। तो ये वो अनहिडन और हिडन सोर्सेज हैं जिसमें हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डाइट के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम कितनी जा रही है। तो इस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो फ्रूट्स जिनमें पोटेशियम की मिकदार काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि बनानास हैं, ऑरेंजेस हैं, पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, वो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। और ऑब्वियसली बैलेंस डाइट उनकी बहुत ज़रूरी है जिसमें उनके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स का एक तनासुब के साथ होना ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट्स जिसमें बनास्पति घी वगैरह आ जाता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ना सिर्फ नमक की परहेज़ होती है बल्कि चिकनाई की भी परहेज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है मैम, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या एलडीएल जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनके लिए हम किस तरह की डाइट रिकमेंड करते हैं और क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए अपनी डाइटरी मैनेजमेंट को लेकर? ठीक है, एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए जो एक तो चिकनाई जो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो उनके सालन के ऊपर उनको नज़र आ रही है, और जो जैसे गोश्त और चिकन वगैरह बनाते हुए हम धोते हुए हमें ऊपर से नज़र आ रही है, वो हमें उतार देनी चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट में मक्खन वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सैचुरेटेड फैट्स की फॉर्म में, वो हम उनको बिल्कुल मना कर रहे होते हैं। फिर एक वो चिकनाई है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती है, ठीक है, कि वो उनके अनहिडन सोर्सेज को देखने की ज़रूरत है। प्लस ये कि हमारी बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया कि उसके अंदर कितना हमारी सारी बेकिंग जो है बनास्पति घी में होती है हमारी बेकरीज में, तो वो चीज़ हमें नहीं पता होता कि उसमें हमें कितना ऑयल और घी हमारे अंदर जा रहा है। प्लस ये कि जब हम लो फैट योगर्ट और लो फैट मिल्क की बात करते हैं कि वो यूज़ करें, तो इन पेशेंट्स को यही रिकमेंड किया जाता है। और आप घर के अंदर ही आराम से दूध को फ्रिज में रख कर ठंडा करके ऊपर से मलाई उतारें तो उसको लो फैट मिल्क भी बनाया जा सकता है। उसके बाद उसको छान कर और उसी का आप दही जमाएंगे तो वो लो फैट दही बन जाएगा। तो लो फैट ऑप्शंस जो हैं हम काउंसल करते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो अपनी डाइट के अंदर इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के कुकिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो हांडी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल घी का इस्तेमाल होता है और भून के बहुत बनाया जाता है, ठीक है। इस वजह से जो है हमारे डाइटरी प्रैक्टिसेस ऐसे बन चुके हैं। हम फ़िश भी स्टीम और बेक इतनी पसंद नहीं करते जितनी फ्राइड फ़िश पसंद करते हैं। तो कुकिंग मेथड्स पे जो है एलडीएल जब आपका ज़्यादा आ रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके कुकिंग मेथड्स जो हैं उनके ऊपर आपको तवज्जो देने की भी बहुत ज़रूरत है। ओके मैम, टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन अगेन, कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैम कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं? अच्छा, इम्यूनिटी का जब हम बात करते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कोई एक चीज़ नहीं असरअंदाज कर रही होती। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट तो है कि अगर हमारा वज़न हमारे हाइट के हिसाब से ज़्यादा है, यानी कि हम ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है उससे असरअंदाज होगी। प्लस हमारी इम्यूनिटी का हमारे स्टमक हेल्थ से बहुत ज़्यादा, हमारी गट हेल्थ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अगर आपको मैदे का कोई मसला है, गट का कोई भी मसला है, तो आपकी इम्यूनिटी सेल्स क्योंकि गट में ही पाए जाते हैं तो वो अफेक्ट होंगे। तो अच्छे गट हेल्थ जो है वो आपकी बहुत, फिर आपकी ब्रेन हेल्थ का बहुत अच्छा ज़्यादा ताल्लुक है। आपकी जितनी अच्छी ब्रेन हेल्थ होगी आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और जहाँ तक हम फूड्स के बारे में बात करें, तो जब से पेंडेमिक का ये सब स्टार्ट हुआ तो
विटामिन सी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया क्योंकि विटामिन सी के जो नेचुरल सोर्सेज हैं दे बूस्ट इम्यूनिटी। तो येस, विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन सिर्फ लेमन्स और ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट्स में नहीं विटामिन सी पाया जाता, बहुत सारे और भी सोर्सेज है जिसमें गुआवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। प्लस अगर हम विटामिन सी को खाली रखें तो खाली विटामिन सी भी काम नहीं करेगा अगर बॉडी में बाकी डेफिशिएंसीज होंगी। तो ओवरऑल सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनका अपना रोल है जो हमें फ़िश में मिल जाता है, हमें एग्स में मिल जाता है, हमें मीट में, पोल्ट्री में मिल जाता है, हमें वेजिटेबल्स में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों, वो सब जब मिल के काम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपके इतने कीमती वक्त के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इसको देखेंगे उनको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।